तो आज के इस डीप डाइव में हम एक ऐसी चीज के बारे में बात करने वाले हैं जो दिखती नहीं है पर रोज हमारी जेब ढीली कर रही है। एक इनविजिबल थीफ। हाँ बिल्कुल, एक ऐसी फोर्स जो बिना किसी अलार्म के अपना काम करती है। एग्जैक्टली तो सुनने वालों को बता दूं कि आज हम चैप्टर 5 के एक डिटेल्ड रिसर्च प्रेजेंटेशन को सोर्स बनाकर उस पर एक डीप डाइव कर रहे हैं। और हमारा मिशन सिर्फ इस इनविजिबल थीफ, जिसे हम इन्फ्लेशन कहते हैं, उसे समझना नहीं है। राइट, बल्कि उसके पीछे के जो मैकेनिक्स हैं उसे मेजर करने के तरीके और इस पूरे सिस्टम से निपटने की स्ट्रैटेजीज को डिकोड करना है। सही कहा। तो सबसे पहला सवाल तो यही आता है दिमाग में कि आखिर ये शुरू कहाँ से होता है। मतलब फंडामेंटली ये इन्फ्लेशन है क्या? देखिए, अगर बिल्कुल बेसिक लेवल पर बात करें तो इन्फ्लेशन का सीधा सा मतलब है द ग्रेजुअल राइज इन एवरेज प्राइसेस ओवर टाइम। इसे एक सीसॉ के विजुअल से बड़ी आसानी से समझा जा सकता है। अच्छा, एक सीसॉ की तरह। हाँ, सोचिए, सीसॉ के एक तरफ प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हैं जो लगातार ऊपर की तरफ जा रहे हैं, और दूसरी तरफ है हमारी परचेजिंग पावर और वैल्यू ऑफ कैश होल्डिंग्स जो तेजी से नीचे गिर रही है। ओह वाओ! यानी जो कैश आज हमारे पास है, कल उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। एग्जैक्टली और इस फैक्ट को ट्रैक करने के लिए इंडिया में मॉस्पी यानी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ये एक पूरी बास्केट ऑफ कमोडिटीज को लगातार ऑब्जर्व करता है। राइट, पर एक थॉट आता है दिमाग में, अगर सीसॉ का बैलेंस उल्टा हो जाए तो? मतलब चीजें सस्ती होने लगे? तो इस रेयर सिचुएशन को डिफ्लेशन कहते हैं। ये एक जनरल फॉल इन प्राइस इंडेक्स होता है, पर इकोनॉमी में मोस्टली इन्फ्लेशन ही डोमिनेंट रहता है। तो ये चोरी आखिर शुरू क्यों होती है? प्रेजेंटेशन में 8 रूट कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन मेंशन किए गए हैं। अगर पहले कॉज की बात करें, डिमांड पुल। हाँ, डिमांड पुल सीधी सी बात है जब एग्रीगेट डिमांड इकोनॉमी की एग्रीगेट सप्लाई से ज्यादा हो जाए, जैसे दिवाली या किसी फेस्टिवल पर अचानक स्पेंडिंग बढ़ जाना। या फिर लो इंटरेस्ट रेट्स और रूपी डिप्रिशिएशन के टाइम पर लोग ज्यादा खर्च करने लगते हैं। राइट, बिल्कुल। दूसरा है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। इसमें डिमांड नहीं बढ़ती बल्कि प्रोडक्शन कॉस्ट्स बढ़ जाते हैं और प्रोड्यूसर्स उस कॉस्ट को आगे कंज्यूमर्स पर पास कर देते हैं। अच्छा, जैसे ग्लोबल ऑयल प्राइसेस में अचानक स्पाइक आना या वर्कर्स का हायर वेजेस डिमांड करना। सही पकड़ा। फिर तीसरा आता है मॉनेटरी कॉज। ये तब होता है जब मनी सप्लाई इकोनॉमी में गुड्स और सर्विसेज की ग्रोथ से तेजी से बढ़ने लगे। मतलब जब सेंट्रल बैंक्स बहुत ज्यादा नया पैसा प्रिंट करने लगते हैं। हाँ, वही। चौथा है बॉटलनेक। इसमें डिमांड कांस्टेंट रहती है पर सप्लाई ड्रास्टिकली गिर जाती है किसी रुकावट की वजह से। और पांचवा जो है स्ट्रक्चरल, ये मैंने पढ़ा था कि डेवलपिंग इकोनॉमीज में ज्यादा दिखता है। ट्रू, क्योंकि वहाँ इंस्टीट्यूशनल मार्केट्स वीक होते हैं। जैसे आर्टिफिशियल शॉर्टेजेस क्रिएट करने के लिए लोग होर्डिंग या जमाखोरी करने लगते हैं, या पुअर मॉनसून्स की वजह से फसल खराब हो जाना। और छठा कॉज है प्रॉफिट इंड्यूस्ड। ये नाम से ही काफी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी लग रहा है। बिल्कुल, जब प्रोड्यूसर्स अपनी मोनोपोली पोजीशन का फायदा उठाकर अग्रेसिवली प्रॉफिट मार्जिन्स को मार्कअप करते हैं। उन्हें पता है लोगों के पास ऑप्शन नहीं है। बढ़ा दिए थे, जिसने इंडिया में भी महंगाई बढ़ा दी, क्योंकि डोमेस्टिक करेंसी डिप्रिसिएशन से इंपोर्ट्स कॉस्टली हो जाते हैं। एग्जैक्टली। और आखिरी 8वां कॉज है सप्लाई चेन डिसरप्शंस, जिसके चलते अवेलेबिलिटी कम हो जाती है, जैसे कोविड-19 पैंडेमिक के टाइम पर हुआ था। तो अगर मैं इसको बेसिक टर्म्स में समझूं, एक एनालॉजी यूज करके, क्या डिमांड पुल का मतलब है ज्यादा लोगों का एक ही लिमिटेड आइटम के पीछे भागना, और कॉस्ट पुश का मतलब है उस आइटम को बनाने का खर्चा ही बढ़ जाना? बिल्कुल परफेक्ट एनालॉजी है, ये बिल्कुल ऐसे ही काम करता है। तो ये तो कॉजेज हो गए, पर इस हीट को, इस गर्मी को मेजर कैसे किया जाता है? स्लाइड 4 और 5 में एक बड़ा इंटरेस्टिंग थर्मोमीटर मेटाफर दिया है। हाँ, द इन्फ्लेशन थर्मोमीटर। इसे हम 4 स्टेजेस में देख सकते हैं। पहला है क्रीपिंग इन्फ्लेशन, जो 1 से 4% के बीच होता है। ये स्लोली इंक्रीजेस वाला जोन है, जैसे 2% से 3% हो जाना इकोनॉमी के लिए ये ठीक माना जाता है। पर जैसे ही थर्मोमीटर का पारा 10 से 20% तक पहुंचता है, उसे रनिंग इन्फ्लेशन कहते हैं, राइट? हाँ, और जैसे ही ये सिंगल डिजिट को क्रॉस करके हाई होता है, सेंट्रल बैंक्स बहुत कंसर्न हो जाते हैं। तीसरा लेवल है गैलोपिंग इन्फ्लेशन, जो 20% से लेकर 1000% तक जा सकता है। ये रैपिड प्राइस इंक्रीजेस होते हैं जिन्हें कंट्रोल करना हाईली चैलेंजिंग है।
वेट 1000%? और इसके बाद आता है हाइपर इन्फ्लेशन, ग्रेटर देन 1000%। एग्जैक्टली ये एक डिजास्ट्रस रेट है जहां टोटल करेंसी कोलैप्स हो जाता है। रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स देखें तो 1920s के जर्मनी, जहां लोग व्हील बैरोज में कैश भर कर ले जाते थे एक ब्रेड खरीदने के लिए। ओह वाओ! या फिर 2000s में जिम्बाब्वे और 2010s का वेनेजुएला। ये सच में डरावना है किसी भी देश के लिए। अब इस थर्मोमीटर के अलावा प्रेजेंटेशन में कुछ इंटरेस्टिंग इकोनॉमिक ऑडिटीज का भी जिक्र है। कुछ टर्म्स हैं जो सुनने में अजीब लगते हैं, जैसे स्क्यूफ्लेशन। स्क्यूफ्लेशन मतलब जब मार्केट में सब कुछ स्टेबल हो पर किसी एक स्पेसिफिक आइटम के प्राइसेस आसमान छू रहे हो। इंडिया में हम अक्सर देखते हैं ना, सीजनल अनियन प्राइस स्पाइक्स, प्याज अचानक महंगा हो जाता है। हाँ बिल्कुल। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग टर्म है स्टैगफ्लेशन। ये किसी भी इकोनॉमी के लिए सबसे बुरी सिचुएशन होती है, जब राइजिंग प्राइसेस के साथ साथ फॉलिंग ग्रोथ और हाई अनएम्प्लॉयमेंट भी चल रहा हो। यानी रिसेशन के दौरान इन्फ्लेशन। 1970s का ग्लोबल ऑयल शॉक इसका क्लासिक एग्जांपल है। राइट। और एक कंफ्यूजन अक्सर होता है डिसइन्फ्लेशन और डिफ्लेशन के बीच। तो डिसइन्फ्लेशन का मतलब से रेट में कमी आना है ना, जैसे इन्फ्लेशन 8% से गिरकर 6% पर आ गया। सही कहा, दाम अभी भी बढ़ रहे हैं पर स्पीड कम हो गई है, जबकि डिफ्लेशन में एक्चुअल प्राइस लेवल्स गिर जाते हैं। इसके साथ ही दो गैप्स भी होते हैं, डिफ्लेशनरी गैप और इन्फ्लेशनरी गैप। इन दोनों में क्या फर्क है? डिफ्लेशनरी गैप तब होता है जब टोटल स्पेंडिंग नेशनल इनकम से कम रह जाती है, और इन्फ्लेशनरी गैप तब बनता है जब डिमांड प्रोडक्शन को एक्सीड कर जाती है, जैसे हाई एम्प्लॉयमेंट या गवर्नमेंट स्पेंडिंग की वजह से। इसमें रियल जीडीपी पोटेंशियल जीडीपी से बड़ा हो जाता है। अच्छा, और डिप्रेशन और रिफ्लेशन? डिप्रेशन एक सस्टेन्ड इकोनॉमिक डाउनटर्न है, और उस स्लोडाउन के बाद इकोनॉमी को स्टिमुलेट करने के लिए जो एक्शन लिया जाता है उसे रिफ्लेशन कहते हैं। मेक सेंस। पर इन सब में मुझे सबसे फैसिनेटिंग लगा कॉबवेब फिनोमेनन, जो दालों के यानी पल्स प्राइस फ्लक्चुएशन से जुड़ा है। हाँ, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग साइकिल है। अगर इसे एक आम किसान की साइकोलॉजी से कनेक्ट करके देखें तो कैसा होगा? एक किसान मार्केट में दाल के हाई प्राइसेस देखता है तो वो खुश होकर ओवर प्रोड्यूस करता है, फिर मार्केट में सप्लाई बहुत बढ़ जाती है और प्राइसेस क्रैश हो जाते हैं। और उसके बाद किसान निराश होकर अगले सीजन में अंडर प्रोड्यूस करता है, सप्लाई कम होती है और प्राइसेस फिर से स्पाइक कर जाते हैं। ये तो एक किसान के लिए एंडलेस कॉबवेब, एक मकड़ी का जाल ही हो गया। बहुत खूब समझाया आपने। ये लगातार सप्लाई और डिमांड का मिसमैच इस कॉबवेब को बनाता है। अब अगर इन्फ्लेशन के इस मैथ को आगे बढ़ाएं तो एक और कॉन्सेप्ट आता है, द फिलिप्स कर्व। राइट। स्लाइड 6 से 9 में द मैथ ऑफ इन्फ्लेशन पे काफी डिटेल है। द फिलिप्स कर्व एग्जैक्टली क्या रिप्रेजेंट करता है? ये एक्स एक्सिस पर अनएम्प्लॉयमेंट रेट और वाई एक्सिस पर इन्फ्लेशन रेट को प्लॉट करता है, और दिखाता है कि इन दोनों के बीच एक इनवर्स रिलेशनशिप है। इनवर्स यानी उल्टा रिलेशनशिप। हाँ, मतलब हाई इन्फ्लेशन के टाइम पर लो अनएम्प्लॉयमेंट होती है और लो इन्फ्लेशन के टाइम पर हाई अनएम्प्लॉयमेंट। यहां एक कैविएट है, फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये नहीं कि सबके पास जॉब्स हैं। इसका मतलब है इकोनॉमी के रिसोर्सेज अपनी मैक्सिमम पोटेंशियल पर ऑपरेट कर रहे हैं। समझ गई। अब अगर इन्फ्लेशन नंबर्स की बात करें तो इसे कैलकुलेट करने के लेयर्स होते हैं, जैसे एक प्याज के लेयर्स होते हैं ना, ठीक वैसे ही द 4 लेयर्स ऑफ इन्फ्लेशन। एग्जैक्टली। पहली लेयर 1 है हेडलाइन इन्फ्लेशन। ये टोटल इन्फ्लेशन है जो एंटायर बास्केट को कवर करता है, जिसमें हाईली वॉलेटाइल फूड और एनर्जी आइटम्स भी शामिल हैं। पर क्योंकि फूड और एनर्जी के दाम जल्दी जल्दी बदलते हैं तो ये लॉन्ग टर्म ट्रेंड नहीं दिखाता होगा। सही कहा। इसीलिए साल 2001 में लेयर 2 इंट्रोड्यूस हुई, कोर इन्फ्लेशन। इसमें हेडलाइन इन्फ्लेशन से प्राइमरी और फूड आर्टिकल्स को हटा दिया गया। पर इंडिया में ये आउट ऑफ फैशन हो गया। क्यों? क्योंकि इंडियन कंज्यूमर के खर्चे का एक बहुत बड़ा हिस्सा इन्हीं वॉलेटाइल फूड और एनर्जी प्राइसेस पर डिपेंड करता है। उन्हें हटाकर इन्फ्लेशन मेजर करना रियलिस्टिक नहीं था। इसलिए 2015-16 में लेयर 3 लाया गया, कोर इन्फ्लेशन। वेट, कोर? हाँ। इसमें से क्या हटाया गया? इसमें हेडलाइन में से फूड, फ्यूल, लाइट, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सब माइनस कर दिया गया। और आखिरी है लेयर 4, रिफाइंड कोर इन्फ्लेशन।
ये नया मेजर इकोनॉमिक सर्वे 2022 में लाया गया, जिसमें सिर्फ वॉलेटाइल व्हीकल फ्यूल्स और फूड एंड बेवरेजेस को हेडलाइन से माइनस किया जाता है। और तो ये और रिफाइन हो गया है वक्त के साथ। इसके अलावा मेजरमेंट के दूसरे टूल्स भी हैं, जैसे जीडीपी डिफ्लेटर और बेस इफेक्ट। हाँ, जीडीपी डिफ्लेटर पूरी इकोनॉमी को कवर करता है और क्वार्टरली अवेलेबल होता है। इसका फॉर्मूला है नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो। इसका एक सिंपल रूल ऑफ थंब है, अगर रिजल्ट 1 है तो नो चेंज, अगर 1 से ज्यादा है तो इन्फ्लेशन और 1 से कम है तो डिफ्लेशन। और बेस इफेक्ट का मैथ क्या कहता है? ये टर्म न्यूज में बहुत सुनने को मिलता है। हाँ, बेस इफेक्ट बेसिकली डेटा को देखने का नजरिया बदल देता है। अगर पिछले साल यानी आपके बेस ईयर में इन्फ्लेशन लो था, लेट्स से 1%, तो इस साल अगर मॉडरेट 3% राइज भी हो तो नंबर्स बहुत हाई लगते हैं। और अगर बेस ईयर में ही महंगाई 5% हो तो इस साल का सेम 3% राइज काफी लोअर फील होता है, क्योंकि आपने कंपेयर एक हाई बेस से किया है। इसके साथ ही एक और डेटा पॉइंट है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन यानी IIP। इसका बेस ईयर शायद 2011-12 है। राइट। हाँ, ये एक्सप्लिसिटली मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ को मेजर करता है। इसमें मैन्युफैक्चरिंग का वेट 77.63% है, माइनिंग का 14.37% और इलेक्ट्रिसिटी का 7.9%। और इसी के अंदर वो 8 कोर इंडस्ट्रीज आती हैं। बिल्कुल, रिफाइनरी, इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, सीमेंट और फर्टिलाइजर्स। ये 8 इंडस्ट्रीज मिलकर पूरे IIP वेट का 40.27% बनाती हैं। मोटा मोटी 40% इन्हीं 8 पर डिपेंड करता है। अब आते हैं इस डीप डाइव के सबसे हैवी सेक्शन पर, WPI vs CPI vs PPI, द ग्रेट कंपैरिजन मैट्रिक्स। इसमें हमेशा कंफ्यूजन रहती है। आई होलसेल प्राइस इंडेक्स, इसका बेस ईयर 2011-12 है। इसे ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर यानी OEA पब्लिश करता है। पर इसमें कैच क्या है? कैच ये है कि WPI सिर्फ गुड्स को कवर करता है और इसमें बल्क ट्रांजैक्शंस होते हैं जिसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस शामिल हैं। अगर कॉम्पोजिशन देखें तो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स 64%, प्राइमरी 23% और फ्यूल और पावर 13% होते हैं। वेट्स नेट ट्रेडेड वैल्यू पर आधारित होते हैं। अच्छा, तो ये हुआ WPI और CPI यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। CPI का जनरल बेस ईयर भी 2011-12 है, पर इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे CPI W इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए बेस 2016 है और CPI ALR यानी एग्रीकल्चरल और रूरल लेबर्स के लिए 1986-87 है। इन्हें पब्लिश कौन करता है? मोले और NSO या MOSP कंबाइन करके इसे निकालते हैं। सबसे बड़ा फैक्ट सुनने वालों के लिए ये है कि RBI का की टारगेट CPI कंबाइंड होता है। WPI के उलट CPI में गुड्स और सर्विसेज दोनों कवर होते हैं और वेट्स डायरेक्टली कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्विस से आते हैं। जैसे फूड और बेवरेजेस का वेट लगभग 45.86% है, मिस्क 28.32%, हाउसिंग 10.07% और फ्यूल एंड लाइट 6.84%। एग्जैक्ट नंबर्स। और आखिरी इंडेक्स है PPI प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। इसका भी बेस 2011-12 है। ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स और OEA इसे देखते हैं। ये प्रोड्यूसर को जो एक्चुअल एवरेज प्राइस रिसीव हुआ उसे मेजर करता है, यानी टैक्सेस हटाकर। हाँ, इसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस और मल्टीपल काउंटिंग बायस एक्सक्लूडेड होते हैं। CPI की तरह ये भी गुड्स और सर्विसेज दोनों कवर करता है, पर वेट्स सप्लाई से आते हैं। तो अगर इन तीनों को मुझे किसी भी इंसान के लिए समराइज करना हो तो मोटा मोटी बात यह है कि WPI फैक्ट्री के गेट पर देखता है, CPI आम आदमी की जेब से क्या गया उस पर फोकस करता है और PPI प्रोड्यूसर को असलियत में क्या मिला ये मेजर करता है। एब्सोल्युटली परफेक्ट समरी। तो बीमारी समझ आ गई, थर्मामीटर समझ आ गया, पर इस इन्फ्लेशन के मॉन्स्टर को कंट्रोल कौन करता है? हु आर दी अवेंजर्स ऑफ प्राइस स्टेबिलिटी? इसका सबसे बड़ा अवेंजर है MPC, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। ये एक स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क है RBI एक्ट 1934 के अंडर, जिसे 2016 में क्रिएट किया गया था। उर्जित पटेल कमेटी ने इसे प्रपोज किया था। इनका मेन काम क्या है? 2015 के एक अग्रीमेंट के हिसाब से इनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव सिर्फ प्राइस स्टेबिलिटी रखना है। इनका टारगेट है इन्फ्लेशन को 4% पर रखना, जिसमें ±2% की टॉलरेंस लिमिट है। मतलब महंगाई 2 से 6% के बीच रहनी चाहिए। इस कमेटी में लोग कितने होते हैं? टोटल 6 मेंबर्स होते हैं। RBI गवर्नर इसके एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है। इनके अलावा 3 RBI के मेंबर्स और 3 गवर्नमेंट द्वारा सिलेक्ट किए गए मेंबर्स होते हैं। इनकी मीटिंग्स के कुछ रूल्स भी हैं ना? हाँ, साल में कम से कम 4 बार मिलना जरूरी है।
मीटिंग स्टार्ट करने के लिए कोरम यानी मिनिमम अटेंडेंस 4 मेंबर्स का होना चाहिए। हर एक मेंबर का एक वोट होता है और अगर टाई हो जाए तो आरबीआई गवर्नर के पास कास्टिंग वोट होता है। और हमें कैसे पता चलता है कि ये क्या डिसीजंस ले रहे हैं? अकाउंटेबिलिटी के लिए इन्हें हर 6 महीने में एक मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट यानी एमपीआर पब्लिश करनी होती है, जिसमें इन्फ्लेशन के सोर्सेज और आने वाले 6 से 8 महीने का फोरकास्ट एक्सप्लेन किया जाता है। राइट। अब पॉलिसी टूल्स की बात करें तो इन्फ्लेशन को मिटिगेट करने के 2 तरीके हैं, मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी तो आरबीआई हैंडल करती है ना? बिल्कुल। मॉनेटरी पॉलिसी मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के बारे में है। जब इकोनॉमी टू हॉट हो जाती है, आरबीआई अपने टूल्स यूज करती है। वो बैंक रेट और रिपो रेट बढ़ा देते हैं, सीआरआर और एसएलआर को ऊपर कर देते हैं। इसका असर क्या पड़ता है इकोनॉमी पर? इससे बोरोइंग कॉस्टली हो जाती है, बैंक्स के पास उधार देने के लिए पैसा कम बचता है और आरबीआई ओपन मार्केट ऑपरेशंस यानी ओएमओ के जरिए इकोनॉमी से एक्स्ट्रा पैसा अब्सॉर्ब कर लेती है। अच्छा, और दूसरी तरफ फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट के हाथ में है। सही कहा। गवर्नमेंट अपने रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर को यूज करके एग्रीगेट डिमांड इन्फ्लुएंस करती है। वो अपनी स्पेंडिंग कम कर सकते हैं या टैक्सेस बढ़ा सकते हैं लोगों के पास कैश कम करने के लिए। नई सेसेस भी इंट्रोड्यूस की जा सकती हैं। पर एक टर्म बहुत सुनते हैं, फिस्कल स्टिमुलस, वो क्या है? वो इसका ऑपोजिट एक्ट है। जब इकोनॉमी बहुत स्लो चल रही हो तो उसको आर्टिफिशियली बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट पैसे इंजेक्ट करती है, जिसे फिस्कल स्टिमुलस कहते हैं। इसके अलावा सरकार कुछ शॉर्ट टर्म मेजर्स भी ले सकती है ना? हाँ, जैसे प्राइस कंट्रोल्स लगा देना, इंपोर्ट कंट्रोल्स या फिर कॉर्पोरेट वेज इंक्रीजेस पर टेम्पररी रिस्ट्रिक्शन लगा देना। इस पूरे सिस्टम को डिफाइन करने में स्लाइड्स में कुछ इंपॉर्टेंट कमिटीज का फ्लैशबैक भी दिया है, जैसे बीएन गोल्डर कमेटी। हाँ, जिन्होंने इंडिया के लिए पीपीआई डेवलप करने की नींव रखी। फिर नीति आयोग के अंडर रमेश चंद्रा कमेटी थी, जिन्होंने डब्ल्यूपीआई से पीपीआई स्टैंडर्ड पर स्विच ओवर का रोड मैप दिया। उर्जित पटेल कमेटी का तो आपने जिक्र किया ही, मॉनेटरी पॉलिसी रिफॉर्म्स, 4% नॉमिनल एंकर और एमपीसी क्रिएशन के लिए। और एक चौथी थी महेंद्र देव वर्मन कमेटी। उन्होंने रिकमेंडेशन दी थी कि एमजीएनआरईजे के वेजेस को एक्सप्लिसिटली सीपीआई-आरएल यानी रूरल लेबरर्स के इंडेक्स से लिंक कर दिया जाए, ताकि रियल टाइम इन्फ्लेशन के साथ ग्राउंड लेवल वर्कर्स का कॉम्पनसेशन एक्यूरेटली एडजस्ट हो सके। इतने रूल्स और टूल्स हैं पर फिर भी इन्फ्लेशन होता है। तो इस आखिरी सेक्शन में ये सवाल आता है कि इसमें हु विन्स हु लूजेस? क्या इन्फ्लेशन सबके लिए बुरा है? एक्चुअली नहीं, इस खेल में कुछ छुपे हुए विनर्स भी हैं। विनर्स? महंगाई बढ़ने से किसका फायदा होता है? सबसे पहले बोरोवर्स या डेटर्स का, क्योंकि जिन्होंने पहले लोन लिया था वो अब ऐसी करेंसी में डेट वापस कर रहे हैं जिसकी वैल्यू महंगाई की वजह से गिर चुकी है। तो टेक्निकल टर्म्स में वो चीपर मनी वापस दे रहे हैं। ओह, वेट, ये पॉइंट तो कभी सोचा ही नहीं। और कौन है विनर्स? एक्सपोर्टर्स का फायदा होता है करेंसी डिप्रिसिएशन की वजह से। बिजनेसेस और प्रोड्यूसर्स को विंडफॉल प्रॉफिट्स मिलते हैं, क्योंकि प्राइसेस प्रोडक्शन कॉस्ट से ज्यादा तेजी से बढ़ते हैं। और स्पेकुलेटर्स या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स इन फ्लक्चुएशन से प्रॉफिट कमाते हैं। तो इस हिसाब से लूजेस कौन हुए? ऑब्वियसली फिक्स्ड इनकम वाले लोग। हाँ, लेंडर्स और क्रेडिटर्स को नुकसान होता है। फिक्स्ड इनकम ग्रुप्स जैसे पेंशनर्स और सैलरी एम्प्लॉइज बुरी तरह हिट होते हैं। इंपोर्टर्स लूज करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड वेज अर्नर्स काफी नुकसान उठाते हैं, क्योंकि उनकी वेजेस इन्फ्लेशन को मैच नहीं कर पाती। और डेफिनेटली कैश होल्डर्स, जो बस बैंक में या तिजोरी में पैसा रख रहे हैं। एग्जैक्टली, उनके कैश की वैल्यू गिरती चली जाती है बिना कुछ किए। यहां 2 क्रिटिकल टर्म समझना जरूरी है। एक है इन्फ्लेशन टैक्स। क्या ये कोई एक्चुअल टैक्स है जो हम सरकार को देते? नहीं, ये एक इनविजिबल मैकेनिज्म है। जैसे जैसे प्राइसेस बढ़ते हैं, लोगों की नॉमिनल वेजेस बढ़ती हैं, जिससे लोग हायर इनकम टैक्स ब्रैकेट्स में चले जाते हैं। सरकार को बिना एक्चुअल टैक्स रेट बढ़ाए ज्यादा रेवेन्यू मिलने लगता है। इसे इन्फ्लेशन टैक्स कहते हैं। वाह! और दूसरा टर्म है इन्फ्लेशन प्रीमियम। ये बोरोवर्स के फायदे को एक्सप्लेन करता है। रियल इंटरेस्ट रेट एक्चुअल में नॉमिनल रेट माइनस इन्फ्लेशन होता है, तो हाई इन्फ्लेशन में रियल इंटरेस्ट रेट बहुत कम हो जाता है, जिससे बोरोवर को एक बोनस या प्रीमियम मिलता है। ये तो सच में एक पूरी वेब ऑफ कनेक्शंस है। डिमांड और सप्लाई से लेकर ग्लोबल इवेंट्स और इन सब के ऊपर बैठी कमिटीज, सब आपस में इंटरलिंक्ड है। बिल्कुल, ये एक ऐसी मशीनरी है जिसके गियर्स हमेशा घूम रहे हैं। तो इस सारी रिसर्च और फैक्ट्स को प्रेजेंट करने के बाद इस डीप डाइव के एंड में मेरे दिमाग में एक ख्याल आ रहा है। अगर महंगाई में बोरोवर्स विनर्स हैं
और जो लोग पैसा जोड़ कर रख रहे हैं यानी कैश होल्डर्स, वो सबसे बड़े लूजर्स हैं। तो क्या हमारा पूरा फाइनेंशियल सिस्टम, ये रूल्स और पॉलिसीज हमें साइलेंटली मजबूर कर रहा है कि हम कैश बैंक में रखने के बजाय हमेशा डेट यानी उधार और इन्वेस्टमेंट के एक कंटिन्यूअस साइकिल में फंसे रहे? ये एक बहुत ही पावरफुल ऑब्जर्वेशन है और फंडामेंटली देखा जाए तो ये मॉडर्न इकोनॉमी की एक ऐसी रियलिटी है जिस पर हर इंसान को वाकई डीपली विचार करना चाहिए। सही कहा। किसी भी इंसान के लिए इस सिस्टम को बिना समझे इसमें सर्वाइव करना लगभग नामुमकिन है। इसी थॉट प्रोवोकिंग सवाल के साथ हमारा आज का ये डीप डाइव यहीं खत्म होता है। मिलने और सुनने के लिए शुक्रिया।